इतिहास की दृष्टि में भारत का भाग 56वां कि मनमोहन सिंह के बाद देश की जो हालत हुई और देश कॉरपोरेट हाउस और मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि मोदी के रूप में अगला जो प्रधानमंत्री आया, उस समय तक मोटे तौर पर देश किन परिस्थितियों से गुजरा और ऐसी क्या आ गई जिन पे सांप्रदायिकता के भी आरोप थे और सारी चीज़ें थी, वो राजसत्ता तक आए। तो हम इसके रिव्यू के रूप में या हम शुरुआत से संक्षिप्त में देखें तो 1947 के बाद सबसे पहले नेहरू आया। नेहरू ने जो नारा दिया कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें विज्ञान और तकनीकी का सहारा लेना चाहिए। नेहरू ने भाखड़ा जैसे डैम खड़े किए, खड़गपुर जो जेल थी उनको आईआईटी में चेंज किया, भिलाई से पब्लिक सेक्टर भी बुलाए। उसमें कई चीज़ें से वो आगे बढ़ा। लेकिन चाइना से जो डिस्प्यूट हुआ, युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर भारत की बुरी तरह से पराजय हुई और उन पराजयों का कारण हम पहले दे चुके हैं। उसके बाद जो शास्त्री आया केवल 18 महीने रहा, लेकिन शास्त्री ने 18 महीने में 65 का जो चाइना का युद्ध जीता, जिनकी ताशकंद में डेथ हुई। शास्त्री ने पहली महसूस की कि भारत के अंदर अनाज की कमी है। अमेरिका यही चाहता था। उसने PL 480 के तहत गेहूँ भेजना शुरू किया, लेकिन उसने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उसने आधे दिन का उपवास का भी नारा दिया। उसने हरित क्रांति भी दी। उसने दूध उत्पादन का भी देश को एक योगदान दिया और एक नारा उसने दिया, जय जवान और जय किसान। उसके बाद मुख्य जो इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बांग्लादेश को आज़ाद करना। और उस समय भारत के डिफेंस के जो जनरल थे वो भी बड़े शानदार थे। जनरल मानेकशॉ जैसे लोग थे और जिनकी वजह से और उनकी दृढ़ निश्चितता की वजह से बांग्लादेश एक नया देश बना। लेकिन वो उसके खुद के चुनाव में, बांग्लादेश की लड़ाई से पहले जो उसके चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ है, सामान बांटने का, रुपए बांटने का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, उनकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया और देश के अंदर उसने आपातकाल लगाई। भारत के संविधान में सबसे खतरनाक कोई संशोधन है तो वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें आपातकाल, दो तरह की आपातकाल थी। बाह्य आपातकाल लगी हुई थी बॉर्डर पर, ये आंतरिक आपातकाल थी जिसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। इस आपातकाल में तमाम विरोधी लोग, तमाम वो बुद्धिजीवी, तमाम वो जो संगठनों के लीडर थे, उन सबको जेलों में बंद कर दिया गया। और इस आपातकाल में मेरे को खुद को भी 19 महीने 3 अलग अलग जेलों के अंदर रखा, सीकर, जयपुर और अलवर। उसमें जो मुख्य विशेष बात थी वो ये थी कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार दोनों ही समाप्त कर दिया गया। कि एक ऐसा संशोधन था जिसमें लिखा था कि यदि जेल में किसी को पुलिस मार दे तो उसके घर वाले उसकी लाश को भी नहीं ले सकते। जब आपातकाल समाप्त हुआ तो बुरी तरह से कांग्रेस उतरी भारत के अंदर, उसका एक तरह से सफाया सा हो गया और मोरारजी देसाई की सरकार आई। 2 साल रही। उसने आपातकाल के कुछ प्रावधानों को हटाया। बीच में चरण सिंह जैसे 4-6 महीने स्थायी रहे, लेकिन फिर जो लंबा काल रहा उसमें नरसिंहा राव का रहा। नरसिंहा राव ने 2 विशेष बात की। एक तो विदेशी पूंजी के भारत के सारे मार्केट को खोल दिया और नरसिंहा राव ने
भारत में लूट की पूरी उन्होंने छूट दी, जिसको उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। नरसिंह राव के बाद में अयोध्या का सांप्रदायिक दंगा नरसिंह राव के समय हुआ। नरसिंह राव के बाद में जो दौर आया उसके अंदर राजीव गांधी जो है, जिसने इस समय राजनीति में बिकने की प्रथा, आया राम और गया राम की स्थिति ये हो गई थी कि हरियाणा का एक एमएलए एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल चुका था। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भारत में शुरू में जो मोबाइल आए, तो उस मोबाइल की जो रेट थी वो 1 मिनट का 16 रुपये बात करने वाले को लगता था और 1 मिनट के 16 रुपये सुनने वाले को लगता था। बोलने वाले रिसीवर को दोनों को 1 मिनट 32 रुपये में थी। इन्होंने शेमपुरा और इनके द्वारा एक सी डॉट पैटर्न ला करके इन्होंने कोशिश की कि इन चीज़ों को, तकनीकी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। उसी समय सबसे बड़ा ये रहा कि जो अपने आप को वैज्ञानिक विचारधारा और वामपंथी कहते हैं, उन्होंने कंप्यूटर के खिलाफ स्ट्राइक की। और वो ये भी नहीं कहा कि कंप्यूटर यहाँ बनाया जाए, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर जो है वो मजदूरों का हक छीन लेगा, वो फलाना कर लेगा, ये कर लेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनकी शायद सोच समय के साथ नहीं थी। और आगे चल कर के जो विदेशी पूंजी, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, वो उसको एक सुविधा शुल्क भी कहते हैं, वो एक कमीशन भी कहते हैं। लेकिन बोफर्स कांड एक ऐसा आया जिसमें राजीव गांधी को भी हटना पड़ा। राजीव गांधी के बाद जब बीपी सिंह आया, तो बीपी सिंह ने भारतीय समाज के अंदर 1947 में आज़ादी नहीं होकर, ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, ये सत्ता ट्रांसफ़र थी। और उस सत्ता ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने सामंतवाद के साथ समझौता किया और सामंती मूल्यों के साथ समझौता किया। तो समाज का पिछड़ापन वैसा ही जारी रहा। तो समाज के पिछड़ेपन को उन्होंने ठीक आगे बढ़ाने के लिए मंडल कमीशन बनाकर जो है वो आरक्षण 27% आरक्षण का दिया। उससे एक नया आंदोलन और खड़ा हो गया। उससे जो प्रभुत्व वर्ग थे, जातियाँ थी, उनको सुविधा मिली, उन लोगों को आंदोलन करने के लिए बहाना मिला। और वो लोग आगे चल कर के सांप्रदायिक ताकतों को अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ले गए। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। एक दिन 14 दिन का बना, फिर 14 महीने का बना, फिर 5 साल रहा। इस 5 साल के अंदर उसने भारत के अंदर विदेशी माल को पूरी छूट दे दी और भारतीय उद्योग जो है वो बंद होना शुरू हो गया। इनकी वजह से अटल बिहारी के बाद फिर मनमोहन सिंह आया। तो मनमोहन सिंह ने अपने पूरे काल के अंदर जो है कुछ नया भी किया और विदेशी पूंजी और साम्राज्यवाद के साथ उसने पूरा समझौता भी किया। लेकिन उसने नरेगा को भी चालू किया, ग्रामीण रोजगार गारंटी को दिया, उसने बच्चों की पढ़ाई की भी सुविधा दी। अटल बिहारी ने जो एक कॉरिडोर बनाने का उसका जो प्लान था, चारों जो शहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने का था, वो कॉरिडोर का काम वैसे ही चालू रहा। तो विदेशी पूंजी को लूट की छूट लगातार उदारीकरण के बाद लगातार रही। और इसका परिणाम रहा कि ये जो 3 चुनाव हुए 2004, 2009 और 2014, तो 2004 के अंदर कांग्रेस 145 थी, लेकिन 2009 में 206 हो गई। और 2014 में जब चुनाव आया तो 206 से कांग्रेस 44 पर आ गई। बीजेपी जो 2004 में 138 थी, 2009 में 116 हो गई, कम हो गई। लेकिन 2014 में बीजेपी 282 हो गई। जो वामपंथी थे, लेफ्टिस्ट थे, उनकी सब सीटें 2009 में 60 थी, 2004 में 60 थी, 2009 में 22 हो गई और 2014 में 10 आ गई।
ये गिरावट जो आई तो ये इस देश को कॉरपोरेट हाउस और मल्टीनेशनल के लिए एक कारपेट बिछा दिया, और कॉरपोरेट हाउस और मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक सिंबॉलिक, एक गुजरात का मॉडल का नाम देकर भारत के अंदर मीडिया के द्वारा देश को भ्रमित करके और मोदी को प्रधानमंत्री लाए। बीजेपी ने एनडीए की सरकार बनी, इसका वर्णन आगे के एपिसोड में करेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।